ट्यूब में हमल यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका तो इलाज सिर्फ सर्जरी है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, आपको खुद कभी ट्यूब में हमल हुआ है या किसी जानने वाले को, और आपको सिर्फ ये लगता है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, या जिस डॉक्टर के पास आप गए हैं उसने कहा है अब आपकी सिर्फ ट्यूब निकालनी पड़ेगी? तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास भी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिर्फ एक इलाज है जो कि ट्यूब को निकालना है, तो ये एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है। इसके 3 तरह के इलाज हैं जिनमें सर्जरी सबसे एंड में आती है। अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आज की ये तमाम वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि बगैर सर्जरी के भी आपका किस तरह से इलाज मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा बसी है और आज का हमारा टॉपिक है ट्यूब में हमल यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या होती है, फिर हम इसके इलाज पे बात करेंगे। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक आमतौर पे समझा जाता है, या जो जीपीज़ हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो फुली क्वालिफाइड नहीं हैं, एफसीपीएस या फर्दर उनकी एजुकेशन नहीं है, वो भी यही समझते हैं कि इसका तो एक ही इलाज है जी, पेशेंट की पकड़ के ट्यूब निकाल दें, जबकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसके 3 तरह के इलाज हैं जिनमें सर्जरी सबसे एंड में आती है। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर हम इसके इलाज पे बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम हर उस प्रेगनेंसी को कहते हैं जो अपनी असल जगह प्रेगनेंसी की क्या है, यूट्रस, रहम, बच्चेदानी, अगर वो उसके अलावा जिस्म में किसी भी जगह पे आपकी बॉडी में, वो ट्यूब भी हो सकती है, अंडेदानी भी हो सकती है, वो आपकी बच्चेदानी का मुंह भी हो सकता है, सर्विक्स आपकी, या वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी भी हो सकती है जिसमें आपकी आंतें हैं, वहाँ पे भी जाके जुड़ सकती है। तो ये हम उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कुछ टाइप्स हैं। जो सबसे कॉमन टाइप है, जो आम तौर पे देखी जाती है, वो होती है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूब के अंदर हमल ठहर जाता है। अब बेसिकली हमल का मैकेनिज्म यही है कि वो ट्यूब से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर जाता है। बच्चा कभी भी डायरेक्ट बच्चेदानी के अंदर नहीं होता। जब जरासीम मिलते हैं, एक एम्ब्रियो बनता है, तो वो एम्ब्रियो बेसिकली ट्रैवल करता हुआ ट्यूब के थ्रू आपके यूट्रस में जाता है। लेकिन अगर ट्यूब का कोई मसला है, किसी किस्म की आपको डिजीज़ है, जैसे अगर आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस रहते हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, आप उसको कंसिडर नहीं करते, तो वो इन्फेक्शंस ऊपर जाते हुए, असेंड करते हुए, असेंडिंग इन्फेक्शन, एक हमारे पास प्रॉब्लम है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी कि वो इन्फेक्शन इतने ऊपर चले जाते हैं कि वो आपकी ट्यूब्स तक भी चले जाते हैं और आपकी बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से आपकी ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। तो वो जो डैमेज ट्यूब है, उनके अंदर फिर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो एम्ब्रियो अंदर से जा रहा है वो उसको रहम तक पहुँचाएँ। तो उसमें ये हो जाता है कि वहीं पे आपका जो एम्ब्रियो स्टिक हो जाता है, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा आपकी अंडेदानी में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि किसी भी वजह से आपका अंदर से मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब है और ये जो एक नॉर्मल प्रोसेस है ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाने का, ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं होता और प्रेगनेंसी बाहर ही कहीं पे चिपक जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो है सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल सिजेरियन सेक्शन का रवाज बहुत ज़्यादा हो गया है। नॉर्मल डिलीवरीज़ के रेशो बहुत कम है। इस पे भी हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ ये जो सिजेरियन का इतना ज़्यादा ट्रेंड आपका बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो आपका कट लगा होता है सिजेरियन सेक्शन का, उसके अंदर जाके वो प्रेगनेंसी चिपक जाती है, क्योंकि वो एक डिफेक्ट होता है, तो वो वहाँ से आगे मूव नहीं कर सकती। वहाँ पर जाके वो जो कट, फॉर एग्जाम्पल ये कट लगा हुआ है, तो इसके अंदर जाके वो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है और वो उस कट के अंदर आपका बेबी ग्रो करने लग जाता है। और ये एक बहुत डेंजरस टाइप है। मैंने खुद क्लिनिकली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और आजकल ये वैसे ही बहुत कॉमन है सिजेरियन की रेशो ज़्यादा होने की वजह से। तो ये इसमें पेशेंट्स को हम बता देते हैं कि ये आपकी है तो बच्चेदानी के अंदर, लेकिन ये सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये आपकी आगे नहीं चलेगी। इसकी भी आगे से फिर फर्दर टाइप्स होती हैं। कुछ वो बच्चेदानी के अंदर चलती हैं तो पेशेंट को लगता है शायद वो बच्चा है, वो बच्चा नहीं होता, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। अगर आप उसको ज़्यादा लेके चलें तो वो थोड़ा आगे जाके सेकेंड ट्राइमेस्टर में रप्चर हो सकती है। बहरहाल ये हैं, हमने मोटी मोटी टाइप्स की बात की है कि आपकी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है,
आपकी जो अंडेदानी है ओवरीज उसमें आपका बच्चा इम्प्लांट हो सकता है। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो आंतें हैं उसमें भी लग सकती है, जिसे हम एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बच्चेदानी के मुंह पे लग सकती है, जिसे हम सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसके अलावा सिजेरियन स्कार। तो ये तो मतलब कह लें कि हमने एक बात की वजूहात में, हमने जो बात की वो एक तो हमने PID की बात की, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। अगर आपको बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये एक मैकेनिज़्म है कि वो इन्फेक्शन ऊपर असेंड कर जाता है और वो फैल जाता है, जिससे हमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है, अगर आपकी कोई किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई हुई है, जैसे अगर जिनमें अपेंडिसेक्टमी हुई हुई है, अपेंडिक्स निकली हुई है, या पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, कोलसिस्टेक्टमी हुई हुई है, यानी कि आपकी कैविटी एक दफ़ा ओपन हुई हुई है, तो वो मैनिपुलेशन की वजह से भी ट्यूब्स थोड़ी बहुत डैमेज होती हैं, उसमें आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे एक दफ़ा एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया था कि अगर अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में तो हम सबके निकाल देते हैं, तो सर्जरी मतलब आपने बिला वजह क्यों करवानी है? अगर आपको कोई मसला नहीं है तो हमेशा सर्जरी से अवॉइड करें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब हम बिला वजह पकड़ के अपेंडिक्स निकाल देंगे, अपेंडिक्स तो हमने निकाल दी लेकिन जो उसके साथ आज़ा पड़े हुए वो डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से बाज़ औक़ात हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री में सवाए अपेंडिक्स निकालने की कोई और चीज़ नहीं होती। अपेंडिक्स निकाली होती है, अंदर से आज़ाद जुड़े होते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही होती है। तो ये कुछ वजूहात हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बता दूँ, कभी कभी ये बगैर किसी वजह की भी हो जाती है, मगर मतलब ये कि इसका इंसिडेंस एज सच भी है, तो इसमें आपने ख़ुद को ब्लेम नहीं करना। अगर कभी आपके साथ ये हो जाता है कि मुझे पता नहीं शायद ये हो गया था या वो हो गया था, हाँ, अपने आप को एवेलुएट कराएं, अपना ख्याल रखें। कोई प्रॉब्लम है तो अपनी एक कंसल्टेंट से, गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें, लेकिन अपने आप को कभी ब्लेम ना करें। तो ये थी इसकी टाइप्स और इसकी वजूहात। अब हम आते हैं इसके इलाज पे। इलाज के बारे में नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी एक ही इलाज है, ट्यूब पकड़ के निकाल दो, ट्यूब पकड़ के निकाल दो। ऐसा नहीं है। अगर आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी है तो सबसे पहले आपकी दो कैटेगरीज है। सबसे पहले आप देखें आप किस कैटेगरी में आते हैं, एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। अगर तो आप एक स्टेबल पेशेंट हैं, यानी कि आपको ट्यूब में हमल ज़रूर है लेकिन वो रप्चर नहीं हुई, यानी कि वो ट्यूब आपकी फटी नहीं है, या जहाँ भी आपकी प्रेगनेंसी है वो फटी नहीं है अभी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अलावा आपका BP स्टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की पेन नहीं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत मतलब कह लें कि नॉर्मल रूटीन से हट के पेन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको ब्लीडिंग नहीं है, स्पॉटिंग वगैरह या नॉर्मल ब्लीडिंग मेंसेस की तरह की, उसकी हम बात नहीं करें। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग यानी कि आपको एक्स्ट्रा पेन नहीं है, सिग्निफिकेंट आपको ब्लीडिंग नहीं है, आपका BP स्टेबल है, आप खुद स्टेबल हैं और वो रप्चर्ड नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो अर्ली स्टेज पे पिक हो गई है और उसके अंदर अभी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई, उसका साइज़ छोटा है। तो ये तमाम वो एक क्राइटेरिया है जिसमें हम इसको फिर आगे से फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो ये बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे, यानी कि ना हार्ट बीट है और वो जो बच्चे का थैली है, सैक, उसका साइज़ बहुत छोटा है और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, तो हम इसको एक्सपेक्टेंट भी छोड़ देते हैं। एक्सपेक्टेंट छोड़ने का मतलब ये है कि हम पेशेंट को एक सर्टेन टाइम पीरियड से अपनी OPD में बुलाते हैं और उसको हम काउंसल कर देते हैं। ये तमाम रिस्क फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये वाले सिम्टम आते हैं, पेन और ये जो मैंने आपको तमाम बताएं, तो आपने फ़ौरन वापस आना है। अगर आप स्टेबल रहते हैं तो आपने इतने दिन के बाद वापस आना है। जब वो पेशेंट हमारे पास वापस आता है तो हम उसके बीटा-HCG के लेवल्स चेक करते हैं। बीटा-HCG एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में सक्रीट होता है, जो हम UPD करते हैं ना प्रेगनेंसी टेस्ट, वो भी बीटा-HCG को ही डिटेक्ट करता है। तो वो हम एक्सपेक्टेंट उसको लेके चलते हैं। जैसे जैसे बीटा-HCG हमारा फॉल करने लगता है तो हमें ये पता लग जाता है कि ये प्रेगनेंसी जो है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही है। ये है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज पे पिक हो जाए और अर्ली स्टेज पे पिक होने के साथ ही उसको मैनेज कर लिया जाए। अब सेकंड आती है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर ये एक्सपेक्टेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्टिल हार्ट बीट नहीं है, बीटा-HCG के लेवल्स एक सर्टन वैल्यू तक हैं, तो हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। उसमें एक इंजेक्शन आता है मेथोट्रेक्सेट के नाम से, वो हम पेशेंट के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको हम लगाते हैं। उससे पहले हमने कुछ उसके ज़रूरी टेस्ट करने होते हैं, पेशेंट के कुछ प्रिकॉशंस हैं जो उसको हमने समझानी होती हैं। आम तौर पे एक इंजेक्शन अगर टाइमली लगाया जाए, टाइमली टॉपिक प्रेगनेंसी पिक हो जाए और उसको लगाया जाए, तो एक इंजेक्शन का जो सक्सेस रेट है आम तौर पे वो 95% तक है। और मैंने खुद ऐसे पेशेंट ट्रीट किए। एक मेरी पेशेंट सिद्रा है, शायद वो मुझे देख रही हो, उसे अगर देख रही है तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर बाकी सब में से किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। उसे मैंने इसी तरह मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही इंजेक्शन से उसकी सारी एक टॉपिक प्रेगनेंसी रिजॉल्व कर गई थी।
और वो किसी सर्जरी के ट्रॉमा से नहीं गुजरी थी। और मज़े की बात ये है कि वो भी किसी हॉस्पिटल से होके आई थी और उसे बताया गया था कि आपका लाइफ बहुत ख़तरे में है, आप आज ही एडमिट हो जाओ, आपकी सर्जरी करनी है, मतलब उस, और वो बेचारी रोती भी मेरे पास आई थी क्योंकि उसकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि हाँ, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद भी एक टॉपिक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया था और उसके अंदर फिर उसकी एक टॉपिक हो गई थी और उसे पहला ही उसका बेबी था, उसे कह दिया तुम्हारी सर्जरी होगी। तो ज़ाहिर है पेशेंट के लिए कितना ट्रॉमाटाइजिंग है कि मेरे पास कोई ज़िंदा बच्चा भी नहीं है, पहला बच्चा है, अगर वो ट्यूब में हो ही गया तो अब उसकी सर्जरी। तो उसे मैंने खैर उसके सारा वर्कअप करके बीटा ECG के लेवल करके उसका प्रॉपर स्कैन करके उसे मिथोट्रेक्सेट लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है अब। तो ये है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। अब अगर आपका पेशेंट टाइमली पिक नहीं होता, इसमें आपके लिए भी एक लेसन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो टाइमली जाएं, क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पे अगर आपको पिक कर लिया जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो अगर आप टाइमली नहीं जाते या अनडायग्नोज चली जाती है और वो खुदा ना खास्ता रप्चर हो जाती है या उसमें बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है या बीटा ECG के लेवल बहुत ऊपर चले जाते हैं और सैक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि पानी सर से गुजर जाता है, फिर सर्जरी है इसमें। तो ये सर्जरी बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। अगर कभी आपको ये मसला है तो टाइमली जाएं। आपके लिए एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के ऑप्शन है, मेडिकल मैनेजमेंट के ऑप्शन है और लास्ट में सर्जिकल मैनेजमेंट के ऑप्शन है। और ये इंजेक्शन मिथोट्रेक्सेट, एक और आपको बात बता दूँ, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। ये अराउंड 500 का इंजेक्शन है। ये भी पेशेंट्स को डरा दिया जाता है कि ये इतना एक्सपेंसिव है कि ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब आपको मिथोट्रेक्सेट लगेगी, ये 2 केसेस में लगती है। एक तो या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोलर पे भी हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें आपने बाद में कॉन्ट्रासेप्शन लाजमी करनी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की केस में जो आपको मिथोट्रेक्सेट लग रही है, काइंडली 3 महीने तक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रासेप्शन है, आपने कंसीव नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें बच्चे के लिए डेंजरस ड्रग है। अगर अगला बच्चा हो जाता है विदिन 3 मंथ्स तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आप कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए ज़रूरी है। आई होप ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। आइंदा कभी भी आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके ऑप्शंस अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करें। अवेयरनेस होना आपके लिए ज़रूरी है, जिसके मकसद के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। अगर आप वेल अवेयर्ड हैं तो तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करें, उनसे जाके कहें कि हम एक्सपेक्टेंट मैनेज करें। वो कहेंगे नहीं पॉसिबल, आपके मेडिकली मैनेज करें। अगर वो भी नहीं पॉसिबल तो रीज़न पूछें, और अगर रीज़न आपको वैलिड मिल जाती है देन आप सर्जरी करवाएं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे लाजमी पास ऑन कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके, और ये हम सबके लिए सदका जारी है। वैसे ही हज का महीना है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।